यदि आप जाग रहे हैं अभी भारतीय दर्शक के नाते और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात का, तो बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मायने क्या हैं, क्या है ये टैरिफ नीति, टैरिफ पर इतनी बातें हो रही हैं, और जो माइग्रेंट्स का मुद्दा था और जिस तरीके से कई भारतीयों को वापस भेजा गया, उसके बाद में ये एक नया चर्चा का विषय भारत में बना। बहुत से सवाल खड़े किए जा रहे थे इस पर, इसकी स्थिति क्या बनने वाली है। एलन मस्क से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, बहुत मायने हैं इसके। आखिर ये मुलाकात क्यों हुई और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ऐसी कई बातें हैं जो आने वाले 2-3 घंटे में आपके सामने भारत एक्सप्रेस के जरिए हम आपके सामने रखेंगे। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, भारत से भी और अमेरिका से भी, जो आपको इस मुलाकात के मायने बताएंगे। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा लोगों में हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद अमेरिका को विजिट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये रिश्ते की मजबूती को, इस गठजोड़ को दिखाता है, इस दोस्ती की ताकत को दिखाता है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के पहले नई टैरिफ नीति का ऐलान जब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे कि भारत के साथ ये संबंध कैसा रहने वाला है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। टैरिफ पर ट्रंप ने दो टूक कहा, जैसे को तैसा, ये वाली नीति रहेगी, जो जैसा टैरिफ लगाएगा वैसा हम भी लगाएंगे। हमने निष्पक्षता के उद्देश्य से ये निर्णय लिया है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए, उनका आपको याद होगा एक बहुत ही इमोशनल भाषण उन्होंने रखा था। इस इमोशनल भाषण में उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर कई बातें कही, बड़े कड़े रुख अख्तियार किए थे। खास तौर पर कनाडा बॉर्डर को लेकर उन्होंने तो उसी समय ऐलान कर दिया था कि इमरजेंसी घोषित कर दी थी, और दुनिया भर के कई देशों के विषय में उन्होंने अपने पहले ही भाषण में कई बातें कही थी। इससे साफ हो गया था कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप का मकसद सिर्फ एक ही है, अमेरिका की तरक्की के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे और इसमें किसी को आड़े नहीं आने देंगे, किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही थी। इसके मायने क्या हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट होने जा रही है, इस विजिट के मायने क्या है भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से, भारत के लिए क्या सौगात हो सकती है, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से पार पाने में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपनी बातों को डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने वाले हैं। कई बातें हैं जिन पर आपकी नज़र है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है जिसको लाइव आपको दिखाएंगे, और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आया ये भी आपके सामने होगा। इससे पहले स्थितियां क्या हैं ये कई एक्सपर्ट्स भी आपके सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख चुके हैं। अमेरिका के आसमान में नमो नमो की गूंज भी है। पूरी दुनिया की नज़र पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे पर है। भारत के नजरिए से यह दौरा बहुत अहम है, तो दुश्मन देशों की रातों की नींद हराम। Prime Minister Modi is the boss. क्या नरेंद्र मोदी का ये दौरा रूस यूक्रेन की वार रुकवा देगा? क्या नरेंद्र मोदी का ये दौरा विश्व शांति के लिए मील का पत्थर साबित होगा? क्या नरेंद्र मोदी का ये दौरा वैश्विक समीकरण को पूरी तरह से बदल देगा? ये वो सवाल हैं जो देश ही नहीं विदेश में भी सबकी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक सबकी नजर नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर है। जिस एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिया वो है भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप। और मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, ये पार्टनरशिप सिर्फ कन्वीनियंस की पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है कन्विक्शन की। ये महानायक मोदी का मेगा शो है। आसमान में नमो नमो की गूंज है, फिजा में मोदी मोदी के खूबसूरत रंग हैं। तस्वीरों से साफ है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी की मुट्ठी में है। सारा जहां मोदी के कदमों में है। ये नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु होने का आगाज है। इस पार्टनरशिप की बुनियाद, इसकी नींव आप है।
अमेरिका के और भारत के नागरिक हैं। इस पार्टनरशिप की एक और खास बात है, अक्रॉस द पार्टी लाइन अमेरिका में भारत के लिए जबरदस्त समर्थन है। फ्रांस से लेकर अमेरिका तक भारत माता की जय का उद्घोष है, नए भारत की विजय का शंखनाद है। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को यह एहसास है कि मोदी हैं तो मंगल है। इतना एक्साइटेड है, पूछना ही मत। सो सब लोगों को अकाउंट नहीं कर सक रहे, बट टुमारो कल सब बहुत लोग आने वाले हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स है, सब कुछ है। सो वी आर ऑल इंडियंस आर बहुत एक्साइटेड टू सी हिम। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। पीएम मोदी इस यात्रा के जरिए पश्चिम के साथ साथ एशिया को साध रहे हैं। आतंकियों के पनाहगार मुल्कों की दुकान पर ताला जड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। सुपर पावर अमेरिका के मेहमान इस बार वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी हैं। आतंक के खिलाफ महाजंग में महाशक्तियां भारत के साथ हैं। नरेंद्र मोदी का दबदबा तेजी से बढ़ रहा है तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान सबके सामने बेनकाब हो चुका है। वहीं चीन की विस्तारवादी नीति को तगड़ा झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, दो कंपैरिजन आप देख रहे थे यहाँ पर, एक पाकिस्तान का भी आप मसला देख रहे हैं, अब इसको भी समझ लेते हैं। दरअसल जिस समय पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिन्होंने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अर्दोआन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे हैं। और पाकिस्तान अपने तरीके से दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ावा देने की या अपने आप को शक्तिशाली बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन देखिए शक्ति का फ़र्क कितना बड़ा है। भारत ऐसा नहीं कि अमेरिका के सामने किसी मामले में झुकता दिखाई देता है। भारत के अपने स्टेक हैं, भारत की अपनी ताकत है। अमेरिका के लिए भी भारत की दोस्ती उतनी ही ज़रूरी है जितनी भारत के लिए अमेरिका की दोस्ती ज़रूरी है। और इस बात को अमेरिका और दुनिया की तमाम शक्तियाँ जानती हैं। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब इस बार और देखिए भारतीय समय के लिहाज से इस समय पर संजीव श्रीवास्तव जैसे देश के जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट का समय देना ये सचमुच विशेष धन्यवाद का पात्र उन्हें बनाता है। संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूर्णिमा जी के लिए अभी दिन का समय है, तो पूर्णिमा जी आपका भी उतना ही धन्यवाद। आपकी बड़ी जीत रही। और मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी मौजूद हैं, विदेशी मामलों पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं। अजीत भी मेरे साथ बने रहेंगे। संजीव जी, शुरुआत आपसे। जैसा मैंने विशेष धन्यवाद आपका दिया, मैं उस कष्ट को समझता हूं, मैं खुद उससे गुजर रहा हूं अभी इस समय पर। तो संजीव जी सबसे संजीव जी इट्स ऑलवेज ए प्लेजर। और आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे अपने शो में मुझे इनवाइट किया एक बार फिर से। नहीं, हमारी हमेशा पहली चॉइस होती है। संजीव जी का समय मिले तो संजीव जी बैठे जरूर, पूर्णिमा जी का समय मिले तो पूर्णिमा जी रहे साथ में, क्योंकि आप दोनों होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा पैनल की जरूरत पड़ती नहीं है। संजीव जी, शुरुआत आपसे। दो मुद्दे हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा एक बेस बन जाए। ये टैरिफ बहुत बात हो रही है, इतना टैरिफ की बात हो गई। दूसरा वो जो आपने देखा अभी कुछ भारतीयों को वापस भेजा गया, बेड़ियों के साथ भेजा गया, उसका मुद्दा भी बहुत जमकर उठता रहा है, उसको विपक्ष ने अपने तरीके से भुनाया। ये दो बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के लिहाज से अभी जो थोड़ी देर में मुलाकात होने जा रही है, जब हम बातचीत करते रहेंगे, ये मुलाकात कितनी अहम है? देखिए प्रवीण जी, भारत और अमेरिका के बीच में जो दो नेताओं की, शीर्ष नेताओं की जब मुलाकात होती है तो ये कोई साधारण मुलाकात नहीं होती। ये विश्व के दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों का एक मिलन जैसा होता है। और दोनों ही नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस बात को समय समय पर कहते रहे हैं कि जब कभी भी वो किसी भी विश्व के नेता से मिलते हैं तो वो 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलते हैं।
और वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अब जब नए चुन के आए हैं, उनके अंदर एक डिफरेंट तरीके का, एक नया तरीके का उत्साह देखा जा रहा है। उनकी कार्य प्रणाली बहुत ही द्रुत गति से आगे बढ़ रही है और जाहिर है कि वो एक नए उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं। वो भी अपने राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे और दोनों ही नेताओं के बीच में कई समानताएं हैं और मैं उसका जरूर जिक्र करना चाहूंगा प्रवीण जी। यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट की बातें करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट की बातें करते हैं। यदि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बातें करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत को बनाने की बात करते हैं। और जाहिर है कि दोनों प्रखर राष्ट्रवादी हैं और दोनों में विचारधारात्मक समानता है, लेकिन इन दोनों राष्ट्रों की अपने अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने की जो उनकी प्राथमिकता है उसमें मैं कोई टकराव नहीं देखता, क्योंकि उसका कारण प्रवीण जी बहुत स्पष्ट है कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं ये हमारे शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। और जब दो लोकतंत्र आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ मिलते हैं। यदि भारत और अमेरिका ये अपने सहयोग को आगे बढ़ाते हैं तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मागा का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन है, उसमें उन्हें मदद मिलेगी और भारत को भी भारत के विकसित भारत को बनाने का जो विजन है उसमें मदद मिलेगी। और इसमें जो दोनों के अप्रोचेस में की वजह से और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की एक गहरी और सशक्त नींव की वजह से मैं इसमें सहयोग ज्यादा देखता हूं। यदि कोई इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस कभी आता भी है तो प्रवीण जी, जैसा कि मैं आपके शोज में पहले भी कहता रहा हूं कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंधों में एक सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी ताकत मैं कहूंगा ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं। एग्री टू डिसएग्री की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसके साथ वो कार्य करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में ऐसा नहीं है कि हाल के वर्षों में भी सब कुछ बहुत हंकी डोरी रहा हो। कुछ ऐसे इश्यूज आए जैसे कि देवयानी खोबड़ा गड़े हमारी एक राजनयिक है, उनके संबंधित एक विषय आया था। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित विषय आया था। लेकिन दोनों ही राष्ट्रों की तरफ से इसको निगोशिएटिंग टेबल पर बड़ी मैच्योर तरीके से हैंडल किया गया और इसका एक वे आउट निकाल लिया गया। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं तो रूस को G7 से बाहर निकालना गलती थी, वापस लाना अच्छा होगा, ये बयान अभी डोनाल्ड ट्रंप का आया जो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर मैं चला रहा हूं, इस वक्त का बड़ा बयान है उनका, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, रशिया को G8 जब कहा जाता था वो तब उससे निकाला गया था कि जब उसने राष्ट्रपति पुतिन ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था और जो कि एक यूक्रेन की टेरिटरी थी और तब के जो प्रशासन ने बराक ओबामा के समय में उन्हें रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो रशिया को लेकर के एक ऐसा अप्रोच के साथ वो कार्य कर रहे हैं ताकि वो रशिया के साथ एक कोलैबोरेशन कर सके और उनका जो लक्ष्य है वो रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने का है। और इस प्रक्रिया में वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने कल ही फोन से एक लंबी बातचीत की है, लगभग 1.5 घंटे की बातचीत चली है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने बयान अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल में जो लिखा उसमें बड़े ही सकारात्मक जो है मैसेज को उन्होंने उसमें कन्वे किया है। और राष्ट्रपति ट्रंप इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो संबंध काफी तनावग्रस्त थे उसमें एक सकारात्मक और एक स्वस्थ वातावरण बनाया जाए। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने जाहिर है कि रशिया के संदर्भ में ये जो बयान है उन्होंने दिया है, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपना विचार हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो रशिया को G8 से बाहर किया गया था और बाद में वो G7 बन गया था, वो राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा जो क्रीमिया का जो एनेक्सेशन है, जैसे कि मैंने कहा, उसके बाद ये हुआ था। और अब ये देखना होगा कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत होती है उसमें किस तरीके के निगोशिएशंस होते हैं। जाहिर है कि ये निगोशिएशंस बहुत जटिल होंगे, टफ होंगे। और जैसा कि अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैक्सेट ने कहा है कि यदि यूक्रेन ये सोचता है कि वो क्रीमिया को वापस कर लेगा तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। और मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान के चल रहा है कि जो है यूक्रेन को इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया में अपनी जो कई टेरिटरीज हैं जिसमें क्रीमिया भी शामिल है उसमें एक कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। और इस संदर्भ में जाहिर है कि यूक्रेन को ये जो बयान है उसका रास नहीं आएगा। बनता है, ये बहुत ही मजबूत ट्रायंगल बनता है इस क्षेत्र के लिहाज से भी। पुतिन भी ट्रंप के करीब दिखाई देते हैं,
और प्रधानमंत्री मोदी और रशिया और भारत पारंपरिक दोस्त रहे हैं। हालांकि भारत ने अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखे। ये 10 तस्वीरें भी हम एक एक करके दर्शकों के सामने रख रहे हैं। पहले ये 6 तस्वीरें आपके सामने। यूएन में भाषण हुआ, सिलिकॉन वैली का दौरा हुआ, वहीं पर ओबामा से मुलाकात है, हाउडी मोदी और बाइडेन से मुलाकात, क्वाड सम्मेलन। ये 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और ये बताती हैं कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो कितने महत्वपूर्ण मोर्चों पर उनकी मुलाकात होती रही है। आज की इस दौरे की भी बात करें, हम आज की मुलाकातों की बात करें तो एलन मस्क से उनकी मुलाकात हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है। एलन मस्क की ताकत को व्यावसायिक जगत में दुनिया के सभी देश जानते हैं कि किस तरीके से एलन मस्क इस वक्त बहुत मजबूत दिखाई पड़ते हैं। जब तकनीक की बात होती है, एआई की बात होती है, रॉकेट्स की बात होती है तो एलन मस्क की ताकत क्या है और वो कितने करीबी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होना, डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच में बयान आना कि रशिया को बाहर करना एक बड़ी गलती थी G7 से और उसको वापस लाने का एक तरीके से उन्होंने अब बीड़ा उठा लिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं जो हाल के दिनों में देखने को मिले हैं। और ज़्यादा टैरिफ, जैसे मैंने कहा टैरिफ ये बात चल रही है, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कई बातें निकल कर आ रही हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी क्योंकि अमेरिका की नागरिक हैं, वो भी उतनी ही प्रखर राष्ट्रवादी हैं जैसे भारतवर्ष में कोई राष्ट्रवादी होता है और पूर्णिमा जी हमेशा अपने देश की यानी अमेरिका के हित की पहले बात करती हैं, लेकिन क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं तो वो भारतीय स्थितियों को, भारत की अपेक्षाओं को भी अच्छे से समझती हैं। तो पूर्णिमा जी, मैं पहले तो ये जो इमिग्रेशन वाला मुद्दा आया, कई लोगों को बाहर निकालने वाला मुद्दा आया, इसके बाद में मैं देख रहा हूँ कई अप्रवासी भारतीय जहाँ प्रधानमंत्री मोदी ठहरे थे उसके बाहर वंदे मातरम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो किस तरह का माहौल है इस वक्त यहाँ पर अप्रवासी भारतीयों में और उनकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, देयर आर 2 एस्पेक्ट। यहाँ पे 2 चीज हमें समझना चाहिए, एक जो लीगल इमिग्रेशन है और जो दूसरा इलीगल इमिग्रेशन है। आपने ये रिसेंटली जो देखा है फ्लाइट की छवि है, वहाँ पे हथकड़ियाँ लेके फर्स्ट 104 को अमृतसर में ड्रॉप किया गया है मिलिट्री प्लेन में, और ऑपोजिशन जो है इंडिया की काफी सारे हल्ला मचाए कि इंडियन की इंसल्ट हुए वगैरह वगैरह। मैं तो ये कहूंगी कि इलीगल जो है ना, जो हमारे जैसे लोग, जो मैं हूँ, यहाँ पे लीगली आए हैं और बाद में सिटीजन बने हैं इस कंट्री की, तो मेरा पहला ऑब्वियसली हमने जैसे कहा है अमेरिका इज माय फर्स्ट, ये कर्म भूमि है मेरी और यहाँ की नागरिक भी हूँ। और ऊपर से मैं इंडिया में जन्म लिया है तो मैं इंडिया को तो, माँ को तो छोड़ नहीं सकते हो ना। तो दोनों कंट्री को साथ लेके, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसको साथ लेके मैं इस कंट्री की सेवा करूंगी। यही मेरा फेट था, यही मेरा कर्म था मान लो। लेकिन मैं ये भी बात बोलूंगी, जैसे हम जैसे यहाँ पे लीगली आए हैं इस कंट्री में, हमारे जैसे लोगों के लिए भी एक इमेज में फर्क पड़ता है जब इलीगली लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जैसे आप मानो कि 725,000 इलीगल इंडियन यहाँ पे रह रहे, उसमें से 20,000 को इंडिया भेजने के लिए बात कर रहे हैं, उसमें से 2,000 को साइड में रखा गया है। वी डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू बी सेंट बैक और नॉट, लेकिन 18,000 को भेजेंगे। तो पहला फ्लाइट गया है अमृतसर में, अभी कुछ दिन में सैटरडे को और एक जाएगा। ऐसे काफी सारे आपको दिखाई देगा, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में होगा ऐसे ट्रैवल। लेकिन ये मिलिट्री फ्लाइट लेंगे या कि चार्टर्ड फ्लाइट लेंगे या तो कमर्शियल में भेजेंगे, वो तो बाद में देखा जाएगा, बजट के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन पहले जो मेजर इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जो लोग डंकी रूट से आए यहाँ पे, उनकी जर्नी बहुत रोज पेटल्ड जर्नी था कि जहाँ पे आपको इनको रेड कारपेट दिया गया था यहाँ इस कंट्री में आने के लिए, उसके बाद जाने के बाद जो उसको हथकड़ियां पहनाए, तब वो जाके वो आपके ऑपोजिशन कह रहा है कि इंडियन को इंसल्ट हुए। वो जो इंडियन देश छोड़ के दूसरे देश में इलीगली रहने के लिए आ रहे, देश का नाम बहुत उज्जवल कर लिया क्या?
तो ये बहुत एक सिचुएशन है आपकी इलीगल इमिग्रेशन की। दूसरा सिचुएशन है, मैं तो कहती हूँ कि आपको इंडिया जो इंडियंस में जो रह रहे, जो इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, वो आप इंडिया में रह के आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज बनाओ, आपकी रोड्स बनाओ, आपकी कंस्ट्रक्शन करो, आपकी वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाओ, वहाँ की उस कंट्री को सोने की चिड़िया जैसे थी पहले वैसे बनाओ, या तो विश्व गुरु बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली वेरी गुड फॉर इंडिया। लेकिन यहाँ पे जब कंट्री छोड़ के यहाँ पे आ जाते हो और यहाँ पे असाइलम, फेक असाइलम लगा देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, वो कहाँ पे इंडिया की नाम रोशन कर रहे हैं। तो दैट इज वन इशू। सेकंड इशू है लीगल इमिग्रेंट, जैसे हम आए, जैसे कोई पढ़ाई करने आते, कोई जॉब के लिए आते, और कोई फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए आते। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या है, ये जो सडन चेंजेस मैंने देखा है, जो ट्रम्प सपोर्टिंग बेस, कोर ट्रम्प सपोर्टिंग बेस जो है, जो क्रिश्चियन है यहाँ के, ये मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन देखिए जैसे रशिया की हम बात कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर निशाना साधा है और कहा है चीन में हमारे उत्पाद पर टैरिफ बहुत ज्यादा है। हार्ले डेविडसन पर भारत ने टैक्स घटाया, इस बात को उन्होंने कहा है। यानी एक तरह से वो दो चीज़ों का फर्क भी बता रहे हैं। और शायन कृष्णा और अरविंद राज जी, जो कि बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैलिफोर्निया से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शायन कृष्णा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो अब पूरा पैनल यहाँ पर जुड़ चुका है जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। कैलिफोर्निया से ही शायन भी जुड़े हुए हैं और कैलिफोर्निया से ही अरविंद राज जी भी जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नाथ जी को आप सुन रहे थे। अजीत मेरे सहयोगी लगातार इस पूरी यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी बात करनी। मेरा सवाल यह है कि दो महत्वपूर्ण बयान आए जिस पर हम बात कर रहे थे। एक रशिया को लेकर आया कि रशिया के साथ में एक तरह से नजदीकी ट्रंप ने दिखाई है, और चाइना पर उन्होंने अभी अपने एक ताज़ा बयान में टैरिफ बढ़ाने को लेकर इशारों में हमला किया है। ये क्या नीति बताता है डोनाल्ड ट्रंप की? देखिए, मैं जो हूँ ना पर्सनली रिपब्लिकन पार्टी में काम करता हूँ इन कैलिफोर्निया। तो हमारा जो है ना रिपब्लिकन पार्टी का मोटिव बहुत सेम है, एक ऐसा मोटिव है कि हम पीस पर बिलीव करते हैं। हम चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, हम उसको बोलते हैं कि आप अमेरिका से बनाकर रखो। अगर आप अमेरिका से नहीं बनाकर रखोगे देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स। तो चाहे रशिया हो, कोई भी हो, डोनाल्ड ट्रंप का जो एक स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि आप जो हमसे बनाकर रखो। तो आई थिंक और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्री है, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूँ अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, चाहे कोई भी कंट्री हो, रशिया हो या चाइना, इंडिया, कोई भी कंट्री हो, उससे बनाकर रखे और जहां भी जरूरत हो अमेरिका की, वहां पर वो हेल्प कर सके और भी चीजों के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। जी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्या आपकी सोच अब वो राष्ट्रवाद की तरफ जा रही है? अमेरिका फर्स्ट की नीति से आप लोग कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? क्योंकि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका विरोध मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी कर पाएगा वहां पर अमेरिका में। देखिए, विरोध डोनाल्ड ट्रंप का तो अभी बहुत कर रहे हैं। जो एक लिबरल गैंग है, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, वो बहुत डेंजरस है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जो एक लिबरल जो सोच है अमेरिका के अंदर, वो बहुत डेंजरस है। और डोनाल्ड ट्रंप का भी बिल्कुल सेम इसी चीज पर बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जो लिबरल जो है वो बहुत अगेंस्ट इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उसके अगेंस्ट फाइट भी कर रहे हैं। जो पूरी लिबरल मूवमेंट उनके अगेंस्ट चली हुई है, चाहे वो इमिग्रेशन पर हो, जब डोनाल्ड ट्रंप इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एक जो लिबरल गैंग है वो उनके पीछे पड़ जाता है, चाहे वो इशू वुमेन राइट्स का हो या एलजीबीटी राइट्स हो। इस चीजों पर जो लिबरल्स हैं वो तो अगेंस्ट तो हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, बट जहां तक मुझे पता है रिपब्लिकन पार्टी एंड डोनाल्ड ट्रंप का मोटिव सिर्फ ये है कि भाई अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए और वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। अरविंद जी, आप भी मेरी अगर आवाज़ सुन पा रहे हैं, मैंने पहले ये सवाल आपके सामने रखा था। आपका लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है, हम जानते हैं, और अब आप अमेरिका को देख भी पा रहे हैं बड़े करीब से। तो मुझे थोड़ा बताएं कि आज एक राष्ट्रवाद हम भारत में देखते हैं, एक राष्ट्रवाद अब हम अमेरिका में देख रहे हैं। इन दोनों राष्ट्रवादों को आप कैसे कंपेयर करते हैं? और वर्तमान दौर में इस पूरे एशिया क्षेत्र की, जिसमें रशिया, चीन और भारत जैसी तीन बड़ी ताकतें देखने को मिलती हैं, इनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच क्या है? देखिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका में काफ़ी सारे बदलाव देखे गए हैं। दुनिया ने देखे, अमेरिका तो देख ही रहा है यहाँ पर। और जो बात आप कह रहे हैं राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से देखने को मिल रहा है इस बार। जो मैं देख रहा हूँ डेली यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, और जो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विद इन मंथ इस तरह से मूव होगा डोनाल्ड ट्रंप का।
जो कि बहुत ही फास्ट एक्शन हो रहे हैं एवरीडे। किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है, नेक्स्ट डे क्या होगा। एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है लोगों के बीच में। और जिन्होंने वोट किया था वो भी शायद, मुझे लगता है कि मैं खबरें देखता हूँ यहाँ पर, जो फार्मर हैं या दूसरे सेक्टर के लोग हैं, कुछ बिजनेस सेक्टर में हैं लोग, तो वो भी इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, कहीं ज्यादा भी डैमेज हो सकता है। लेकिन जो डेली मूव हो रहा है राष्ट्रपति की तरफ से, वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। किस तरह का मूव, मतलब आप जो कह रहे हैं कि कुछ जो उनका, क्या आप ऐसा कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, इन नतीजों ने उन्हें बहुत एनर्जाइज कर दिया और कुछ करने का उनके ऊपर बड़ा दबाव है? डेफिनेटली करने का उनके ऊपर दबाव तो है ही। उन्होंने जो अपना कैंपेन किया था, जो चुनाव के दौरान उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके जो बात कही थी, और दूसरा उन्होंने टैरिफ को लेके वो बोलते रहे, तो वो तो था ही उनके एजेंडा पर। लेकिन जिस तरह से जो चीजें निकल के आ रही है कि कुछ एजेंसीज को, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करना, उनको बंद करना, और उस तरह से किसी ने सोचा नहीं था। जो बात निकल के आ रही, जैसे यूएसएआईडी को आपने देखा कि बंद कर दिया, उसके इंस्पेक्टर ऑफ जनरल जो थे उनको फायर कर दिया गया ऑलरेडी। एंड जो एक कंज्यूमर को लेके एक ऑर्गेनाइजेशन था, CFPB, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो, उसको भी बोल दिया गया है कि आने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो लोगों की जॉब पर आ गई यहाँ पर। आप देखें तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए डिफरेंट सेक्टर से। और शायद मुझे नहीं लगता है कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा, अनिश्चितता का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, तो आप तीन मेहमान मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हुए हैं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और भारत में आप लोग जानते हैं कि इस समय जो समय हो रहा है उस समय पर किसी गेस्ट का समय देना बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और संजीव जी ने वो समय दिया है। ऐसे ही मेरे सहयोगी अजीत भी, और ये तस्वीरें बहुत ताज़ा तस्वीरें हैं जो लगातार भारत एक्सप्रेस पर हम दर्शकों को दिखाते भी जा रहे हैं, और किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का ग्रैंड वेलकम है। हम दोनों देशों के राष्ट्र ध्वजों को देख रहे हैं, और कुल मिलाकर यहाँ पर तैयारियां बड़ी ज़ोरदार हैं। अजीत, ये एक तो ये हो सकता है कि हम देखते हैं दोस्ताना अंदाज रहा है, दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके बीच में बड़ी मजबूत दोस्ती का संबंध पहले से रहा है, उस लिहाज से यात्रा हो सकती है। लेकिन कितनी औपचारिक कितनी अनौपचारिक ये यात्रा, क्या बहुत सारे कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, या फिर राष्ट्रपति बनने के बाद जब अवसर मिला यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तताएं कुछ कम हुई, उसके बाद ये दौरा है, तो ये कितना वेल प्लान्ड है, या एक आप मानेंगे अनौपचारिक यात्रा है कि राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप तो उनको बधाई दी जाए और मिलकर कुछ मुद्दों पर बात की जाए? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली बात कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद तुरंत टैरिफ का ऐलान किया, खास करके कनाडा के लिए, मैक्सिको के लिए, चाइना के लिए। अगर इंडिया के लिए भी करते तो सोचा जाता कि शायद इंडिया से रेसिप्रोसिटी की जो बात होती है उस पे अमेरिका जो है नई सोच रखता है, और उनको लगता है कि शायद इंडिया जितना टैरिफ लगाता है यूएस के प्रोडक्ट पर उस पर अमेरिका भी लगा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। दूसरी बात, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात आई सामने कि हैंडकफ करके उन्हें भेजा गया। तो हमारे यहाँ भी देखिए आप, जो है जो बांग्लादेशी हैं, हम हमारे जो एजेंसीज हैं उनको पकड़ रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है। जहाँ तक भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो डिप्लोमेसी से ज़्यादा इकोनॉमिक्स तय करती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते क्या करेंगे। और हाल में अगर अब देखा जाए कुछ सालों से, तो भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे अच्छा ग्रोथ रेट है पूरी दुनिया में। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि भारत के साथ संबंध खराब हो। जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत की या उनके साथ बैठक की बात करें तो ये 8वीं मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जिस तरह से केमिस्ट्री हमने देखा, चाहे वो हाउडी मोदी हो, अहमदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जिस तरह से केमिस्ट्री है प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ऐसा लगता नहीं कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते कहीं से भी जो है मतलब चुनौतीपूर्ण लगे।
हम देखेंगे कि बातचीत के बाद 1 घंटे की बातचीत है दोनों नेताओं के बीच में, और 1 घंटे की बातचीत के बाद जब प्रेस स्टेटमेंट जारी किया जाएगा तो दोनों देशों को फायदा होगा। सबसे अहम बात, क्योंकि अमेरिका के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा जो है वो चीन है। इंडिया खतरा नहीं है अमेरिका के लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन है, और चीन को बैलेंस करने की ताकत सिर्फ इंडिया में है अमेरिकी नज़रिए से देखा जाए तो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भारत के साथ रिश्ते किसी भी चुनौतीपूर्ण ढंग से लिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप जरूर बिजनेस को सबसे प्रमुखता से देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कि आखिर संबंधों का आधार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर होना चाहिए, लेकिन वो भारत के साथ रिश्ते बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, क्योंकि भारत उनके लिए एक बहुत ग्रोथ के लिए, खास करके अमेरिका के ग्रोथ के लिए एक बहुत इंजन साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कतई भी भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं करेगा अमेरिका, और जो भी बातचीत होगी, जो भी मुद्दे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों देश उसको टैकल करेंगे। क्योंकि अभी देखिए एलन मस्क के साथ बातचीत हुई, अमेरिका के एनएसए के साथ बातचीत हुई, तुलसी गबार्ड के साथ बातचीत हुई, जो कि ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ की एक धमकी भी है। रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका को फायदा होगा, और ब्रिक्स देशों के राष्ट्रपति जो हैं उनको एक तरह की धमकी ये मानी जा रही है कि 100% टैरिफ किया जाए। अभी आप बड़ा टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ सुन रहे हैं। मैं जब भी संजीव जी से बात करता हूं तो बड़ी आसान भाषा में वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ में इकोनॉमिक मुद्दे, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात होती है तो रक्षा मुद्दे और आर्थिक मुद्दे, ये दो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। ये थोड़ा सा समझाइए संजीव जी, मैंने पहले प्रश्न में भी आपसे पूछा था कि टैरिफ का मसला क्या है और इतना टैरिफ पर क्यों जोर दिया जा रहा है, और इसका भारत पर या अन्य देशों पर और ब्रिक्स को लेकर, जैसे मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई है कि 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं, इसके मायने क्या है, जरा दर्शक समझ पाए। संजीव जी देखिए, राष्ट्रपति ट्रम्प का जो ब्रिक्स को लेकर के जो एक कंसर्न ये है कि वो ब्रिक्स के राष्ट्रों को इस तरीके से परसीव कर रहे हैं कि जैसे कि वो जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं वो अमेरिका की जो हेजिमोनी है और विशेष रूप से जो डॉलर की का जो डोमिनेंस है उसको वो चैलेंज करने जा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान समय में जो डॉलर का जो डोमिनेंस है पूरे विश्व में वो बना हुआ है, और ये आगे आने वाले फोर्सेबल फ्यूचर में एक लंबे समय तक ये बना रहेगा। जो ब्रिक्स के जो राष्ट्र हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा वो करने जा रहे हैं कि जिससे कि डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा मिले, और ब्रिक्स के राष्ट्रों के बीच में एक कॉमन करेंसी को लाने की संकल्पना अवश्य है, लेकिन उस कॉमन करेंसी की जो संकल्पना है उसको पूरा होने में मैं बहुत सारी बाधाएं देखता हूँ। जैसे कि जो चाइना और भारत के बीच के आप संबंधों को अगर आप देख लें, और रशिया और चाइना के जो संबंध हैं वैसे तो ऊपर से सतही तौर पे जो है काफी क्लोज नजर आते हैं और वर्तमान समय में काफी क्लोज दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें आपस में जो विश्वास की कमी उसमें भी है। और जो ब्रिक्स के जो अन्य राष्ट्र हैं, जाहिर है कि अभी वो विकासशील राष्ट्रों में आते हैं, तो ऐसे में जो एक कॉमन करेंसी जैसा एक बड़ा जो स्टेप है उसको ला पाने में और डॉलर को चैलेंज करने में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बड़ी संभावना दिखती है कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को चिंतित होना पड़े। तो वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो ब्रिक्स के संबंध में जो अनेकों इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो ब्रिक्स के संदर्भ में वो एक जो चुनौती अमेरिका को मिल सकती है उसके संदर्भ में दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो बयान दिए जा रहे हैं उनका जो मेन टारगेट वो चाइना ही है, और भारत को इसमें स्पेसिफिक रूप से टारगेट नहीं किया गया है। जैसे कि अन्य उनकी जो टैरिफ पॉलिसीज हैं उसमें भी उन्होंने किसी तरीके से भारत को डायरेक्टली टारगेटेड सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, जैसा कि अजीत जी ने बहुत ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला आता है संजीव जी, क्योंकि ब्रिक्स की जब भी बात होती है तो यहाँ पर बाकी देश भी हैं, ब्राजील जैसे देश हैं, इजिप्ट है, इथोपिया है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर रशिया, चीन और भारत, इनकी एक साझेदारी देखने को मिलती है। चीन और भारत के रिश्ते अपनी जगह ठीक है, लेकिन भारत ने अपने रिश्तों को हमेशा अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ में बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया, और भारत भी किसी के साथ कोई इस तरह की कश्मकश नहीं चाहता कि वो अपना जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का सपना है उसको कहीं दूर करे।
तो ऐसे दृष्टि से जब ब्रिक्स की बात होती है तो अमेरिका ऐसा कोई भी संगठन हो जहां पर चीन, रशिया, भारत इन सब के साथ में दिखाई दे रहा है, वहां उसको दूर करने का कोई प्रयास है। मैं सभी से इस पर बात करूंगा, लेकिन पहले संजीव जी संक्षेप में आपका कमेंट। देखिए प्रवीण जी, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिश्तों की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये पार्टनरशिप है, ये अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत चाहे कोई भी महाशक्ति क्यों ना हो, अमेरिका हो, रशिया हो, कभी सोवियत यूनियन हुआ करता था, आज यूरोप के जो राष्ट्र हैं, सभी के साथ एक पार्टनरशिप का रिश्ता रखता है, जिसमें कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंटैक्ट रखता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर भारत अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए, और जाहिर है कि हम वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का आज की सरकार का विजन है, तो ऐसे में हम अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निर्णय लेते हैं। और ब्रिक्स के संदर्भ में ये बहुत स्पष्ट है कि भारत एक ऐसे विश्व की संकल्पना रखता है कि जो कि मल्टीपोलर हो, और भारत बहुध्रुवीय विश्व को बनाने की संकल्पना के साथ ब्रिक्स का सदस्य बना है। और ब्रिक्स के साथ जो भारत के जो संबंध है वो यथावत बने रहेंगे, वो सशक्त भी होंगे, मजबूत भी होंगे। जाहिर है कि आज के समय में प्रवीण जी, हम जब 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका को भी इस बात की रियलिटी को समझना होगा कि आज विश्व की जो अन्य जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और जो इमर्जिंग जो कंट्रीज हैं, उनको जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो यथोचित जो उनको डिजर्विंग उनका जो राइटफुल प्लेस है। हालांकि आपने खुद कहा कि सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर चाइना को अमेरिका देखता है, तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस पर आऊंगा दोबारा, संजीव जी इसी पर आपसे बात करूंगा। लेकिन पूर्णिमा जी, क्योंकि अमेरिकी नागरिक भी हैं, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की प्रबल समर्थक हैं बल्कि उनकी सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, मैं जानता हूं इस बात को। तो पूर्णिमा जी, यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और मैं इस बीच में कुछ ब्रेकिंग भी दिखाता जा रहा हूं, जैसे एलन मस्क के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट था, अमेरिकी एनएसए के साथ भी मुलाकात हुई, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि रक्षा प्रौद्योगिकी और सुरक्षा को लेकर, एआई, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर जो है बातचीत हुई है। तो ये दोनों मुलाकातों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। पूर्णिमा जी, अमेरिका की सोच क्या है इस क्षेत्र में? क्योंकि एक ये बात भी कही जाती है कि अमेरिका अपने फायदे को पहले देखता है, फिर बाद में देखा जाएगा दूसरों को। वो दोस्ती और दुश्मनी अपने फायदे के हिसाब से बनाता है, ये भी अमेरिका के बारे में कहा जाता है। थैंक यू। ये तो मेरी बात नहीं, ये तो पहले से ही पता है कि अमेरिका का दोस्त होना तो डेंजरस है, लेकिन दुश्मन होना तो डेंजरस है, लेकिन दोस्त होना उससे भी डेंजरस है। लेकिन ये तो मैंने तो नहीं कहा था कि बट ये तो हम सबको पता है इसके बारे में। लेकिन ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ऑब्वियसली ये सिर्फ तारीफ नॉट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ के सब इंडिया के ऊपर 100% तारीफ लगाएंगे एंड स्टफ लाइक दैट, लेकिन इट इज ऑल्सो ए ब्रिक्स एजेंडा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प स्पेसिफिकली कहा है कि ब्रिक्स विल बी हिट, एंड ऑल्सो कोई भी चैलेंज करेंगे यूएस डॉलर्स को, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द वे, बट इन द सेंस अभी यहाँ पे जैसे मुझे समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अगर वो लोग लेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना तारीफ चार्ज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में किस तरीका चार्जेस लगाया जा रहा है एक्सेट्रा, तब शायद बात इक्वल बनेगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा, बट होपफुली नरेंद्र मोदी एंड हिज टीम हैज डन द लेगवर्क फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। यहाँ पे वो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और सेक्ट बाय सेक्ट का इंफॉर्मेशन लेके आए। जैसे मैं मान लो यूनाइटेड स्टेट्स भी तारीफ लगाते हैं, जैसे डेयरी के ऊपर 188% लगाते हैं, सीरियल के ऊपर 193% लगाते हैं। तो फिर ये आप इक्वलिटी कहाँ से ढूंढोगे? तो कैटेगरीज में ढूंढ पाओगे, राइट? तो हार्ली डेविडसन के बारे में बहुत सारी बात हुई है इन द पास्ट। इंडिया 40-50% तारीफ लगाते हैं, तो अभी उसको नीचे करके 30% में लेके आए। बट इट इज ऑल मेड ओवर हियर, बट उसका भी इम्पोर्ट करा जाता है पार्ट्स एंड
एक्सेट्रा। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज दैट यहाँ पे अगर कोई कंपनी अपने कंपनी बिल्ड करना चाहे तो कोई तारीफ नहीं लगेगा। बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, यहाँ पे आके मेक इन अमेरिका बनाओ तो तारीफ नहीं देना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट ही कमिटेड एंड प्रॉमिस टू हिज बेस, कोर बेस को उन्होंने क्या कहा कैंपेन ट्रेल में, उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे लाएंगे, यहाँ की जॉब बढ़ाएंगे। तो ऑब्वियसली अराउंड दैट ही इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट यहाँ पे जॉब आए, यहाँ पे कंपनीज खोले। लेकिन अगर आप मुझे एक बात बताओ, ऑन इन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप देखो, ये तो इंस्पिरेशन भी होना चाहिए इंडिया के लिए कि एक तरफा आपको तारीफ क्यों देना, खुद प्रोडक्ट बनाए, खुद सर्विसेज इंडिया में बनाए, खुद अपने रोड बनाओ, खुद आपकी कनेक्टिविटी बनाओ। इसी दैट्स हाउ इन्वेस्टमेंट इज आल्सो गोइंग टू कम इनटू इंडिया एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इंडिया की जीडीपी देखो या तो चाइना की, यूनाइटेड स्टेट्स की, इंडिया इज नॉट इन ए पोजीशन टू टेक टक्कर लगाने की पोजीशन में नहीं है, बट इट हैज मैसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट इंडिया कैन यूज। एक तो यूथ पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आप इंग्लिश में काम कर सकते हो, चाइनीज में जैसे आप मैंडरिन सीखे हो, आप एक कंपनी खोलना है, वो सब नहीं करना है। नरेंद्र मोदी रेड टेप निकालेंगे बिजनेस खोलने के लिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये जो चल रहा है ये सिर्फ इंडिया के ऊपर, दोस्ती के ऊपर नहीं चल रहा है, ये मैसिवली यूएस डॉलर को सेव करने के लिए चल रहा है ये सब। बिकॉज उनको पता है कि रशिया के ऊपर कितनी सारे सैंक्शंस डाला गया था। अभी मेरे ख्याल से 10,000 के ऊपर सैंक्शन डाला गया था फ्रॉम एवरी अदर कंट्री। यूएस से शायद 2,000 ऐसे सैंक्शंस डाला गया है। बट ये ब्रिक्स फॉर्म क्यों हुआ है? बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका वाज द वन एक्चुअली बुलिंग एवरी कंट्री, राइट? अब जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, आई लव हिम वेरी मच, बट ही सेड दैट एवरीबडी हैज टू स्टॉप बुलिंग अमेरिका। ये स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज अमेरिका वाज द वन हु वाज बुलिंग एवरी सिंगल कंट्री। और रेजिम चेंज कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था ना। अभी बांग्लादेश में रेजिम चेंज का किसका हाथ था? अमेरिका का था हाथ ना। तो ये जो स्टेटमेंट था प्रेसिडेंट ट्रम्प की गलत था, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि वो बुलिंग का जो नेचर है वो ऐसे नहीं चलेगा। अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, अगर मल्टीपोलर यूनिवर्स देखिए, वो तो मैंने जो कहा अभी अरविंद जी से जब मैं सवाल कर रहा था कि एक दबाव उनके ऊपर ये रहा, और उन्होंने खुद कहा, बड़े भावुक हो गए थे जब अपना पहला ही भाषण दे रहे थे, तो उस भाषण से लग रहा था कि वो जिम्मेदारी का अनुभव कर रहे हैं या वो बहुत ही ज़्यादा इसको गंभीरता से ले रहे हैं इस जीत को। और जाहिर तौर पर वो ये भी मानकर चल रहे हैं कि उनके पास जो मौका है वो इस टेन्योर में है, तो वो जो ना कर जाएं वो करके दिखाना चाहते हैं। लेकिन अरविंद जी, ये रेसिप्रोकल टैरिफ की बात को करना, क्या ये आपको लगता है एक बहुत वाइज डिसीजन है? अभी तक इतने इकोनॉमिस्ट रहे, और ऐसा नहीं, अमेरिका तो पूरा इकोनॉमी का सरदार माना जाता है आज की तारीख में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा अचानक से ये आना। क्या ये सिर्फ एक अपना दबदबा दिखाने का प्रयास है, या आपको इसके कुछ आर्थिक फायदे भी अमेरिका के दृष्टिकोण से दिखाई देते हैं? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर अमेरिका ने जो अपना कैंपेन चला था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उसी की एक दूसरी चीज और निकल के आई थी कि प्रोजेक्ट 2025। तो अब जो निकल के आ रहा है, जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो वही सब है। ये टैरिफ तो होना ही है। ये देखिए, ट्रंप जो है एक बिजनेसमैन है, ये समझने की बात है यहाँ पर। और उनके साथ जो टीम है वो कहाँ से आती है? वो ज्यादातर लोग उसी तरह से लोग हैं, एलन मस्क हो या दूसरे लोग हों। तो ये टैरिफ तो लगेगा। जब उन्होंने, आप देखिए कि अपने नेबर कंट्री कनाडा, जो उनका सबसे बड़ा एलाई है, मैक्सिको, उन्होंने उस पर इम्पोज किए टैरिफ। और इसके अलावा दूसरी कंट्री पर आपने देखा हो, इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो बात हुई थी कोलंबिया में, जब उन्होंने प्लेन नहीं उतरने दिया, तो सेम डे ट्रंप ने उन पर इम्पोज कर दिए थे 50% टैरिफ। उन्होंने फिर नेगोशिएशन हुआ, फिर उन्होंने अपने इमिग्रेंट्स को लिया, फिर यहाँ फ्लाइट भेजी, फिर लेके गए वो यहाँ से। तो टैरिफ तो रहेंगे। ये पूरी तरह से देखिए,
बिजनेस की बात है यहाँ पर, वो ट्रम्प को समझ है पूरी तरह से वो कि डील कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है। यहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन होने वाली है इन फ्यूचर कि हर तरह से हर कंट्री के साथ वो डील करना चाहेंगे जो अमेरिका के फेवर में हो, अमेरिका के फायदे के लिए हो, वो डील की बात करेंगे। हमेशा उनका जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो भी होती है, वो एक डील जो है, डील शब्द का यूज करते हैं हमेशा। वो उनके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलता है। तो टैरिफ तो आएंगे और ये टैरिफ चाइना पर भी इम्पोज हो गए, आपने देखा होगा। एक लाइन में आपकी जो बात समझ में आती है वो ये, और वो बात बिल्कुल सही भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक राजनेता तो हैं ही, लेकिन एक मंझे हुए व्यवसायी हैं, एक सक्सेसफुल व्यवसायी हैं। सक्सेसफुल इसलिए क्योंकि उन्होंने डाउनफॉल और कमियां कमजोरियां भी व्यवसाय की देखी हैं, बड़ा ज़बरदस्त डाउनफॉल देखा, फिर उभर कर सामने आए हैं। तो वो जब पूरे देश की कमान संभाल रहे हैं तब भी अपने इस अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। अब ये अनुभव किस दिशा में जा रहा है, एलन मस्क की जो सोच है वो किस दिशा में जा रही है, इसको थोड़ा और समझेंगे। तो अब से थोड़ी देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात होनी है। दोनों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों पर चर्चा होगी। जाहिर तौर पर बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि व्यापार और निवेश कुछ अहम मुद्दे हैं। और जैसा ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, बहुत ही जाने पहचाने पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राज जी अपनी बात को रखते हुए कह ही रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप एक मंझे हुए व्यवसायी भी हैं। इसी तरह से संजीव जी ने भी इस पर प्रकाश डाला था, पूर्णिमा नाथ जी भी मेरे साथ बने हुए, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी अजीत इस पर आपको और जानकारी देंगे। कनाडा को भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, और जब ये बोल रहे हैं को भी, तो पहले ब्रिक्स देशों पर उन्होंने कहा 100% टैरिफ की बात उन्होंने कही है। दूसरी तरफ उन्होंने चाइना को लेकर ये बात, हालांकि ब्रिक्स में फिर सभी देश आ जाते हैं, चीन हो, लेकिन रशिया को उन्होंने G7 में वापस लेने की बात कही है। अब कनाडा व्यापार में अमेरिका से करता है बुरा व्यवहार, ये बात जो है, और इसमें साथ में ये जोड़ दीजिए कि कनाडा को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये लगभग एक तगड़ी धमकी के तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक तरह से जब से आए डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा की तो बैंड बजा रखी है उन्होंने, चाहे वो पहले यहाँ सीमा विवाद की बात हो, इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कनाडा की जो हालत वर्तमान दौर में बनी हुई है वो इतनी गड़बड़ाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के भरोसे अब कनाडा का सब कुछ मामला चलना है। तो वो बीच बीच में कनाडा को थोड़ा सा धमकाते भी रहते हैं। अब इसका कितना असर होगा, इसके क्या मायने, ये भी थोड़ा समझेंगे। कई मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं वो मंझे हुए व्यवसायी तो हैं, लेकिन एक उनके लिए ये भी माना जाता है कि ताकत का खेल भी वो बड़े अच्छे से जानते हैं, और वो ये जानते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता। तो क्या वो इस चीज़ को भी साबित कर रहे हैं और अमेरिकियों को ये एहसास करा रहे हैं कि आप हैं सचमुच दुनिया में सबसे ताकतवर? देखिए प्रवीण जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनकन्वेंशनल है, अनप्रेडिक्टेबल है, और जाहिर है कि वो एसेंशियली जो मूलतः वो एक बिजनेसमैन है, और वो अपने जीवन में ज्यादातर जो समय उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में बिताया है। और जैसा कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल की शुरुआत में जो इनॉग्रल स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि उनका जो अप्रोच होगा वो सिंपली अमेरिका फर्स्ट का होगा। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस शख्सियत को हमें समझने की आवश्यकता है कि वो कुछ भी जो भी आगे आने वाले समय में निर्णय लेंगे वो एक अमेरिका फर्स्ट के अप्रोच के साथ लेंगे, ट्रांजैक्शनल अप्रोच रखेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो आगे बढ़ेंगे, और विश्व में अमेरिका को किस तरीके से फायदा हो, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और उनको कैसा फायदा हो, इस पूरे अप्रोच के साथ वो हर एक विषय को डील करते हैं। और इस तरीके से हम डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को समझ सकते हैं। लेकिन इतना कहने के बाद मैं इसमें जो भारत के संदर्भ में अगर बात करूं, तो एक मैं संभावना जो देखता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के साथ जब भी वो उसके बारे में विचार करते होंगे, भारत के बारे में विचार करते होंगे, और जब उसकी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते होंगे, तो उनको भारत के संदर्भ में सिर्फ लाभ ही लाभ दिखाई देता होगा। और भारत के साथ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, विश्व की वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है, इंडो पैसिफिक रीजन का मोस्ट कंसिक्वेंशियल डेमोक्रेटिक पावर है, सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक शक्ति है, और जाहिर है कि विश्व में भारत अनेक वैश्विक मुद्दों पर, आज का जो नया भारत है
वो एक लीडरशिप का रोल ले रहा है। तो इस भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप जब भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपना कोई भी डिसीजन लेंगे तो भारत के साथ सहयोग ही करेंगे। भारत को वो टारगेट करने का कार्य नहीं कर सकते, ऐसा जोखिम वो नहीं ले सकते, क्योंकि उससे उन्हें उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को और उनके अमेरिका फर्स्ट को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना ये पड़ेगा। बड़ी अच्छी बात आपने बोली कि दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर हो, सबको दुश्मन बनाकर नहीं चल सकता, दोस्त तो रखने पड़ते हैं। और जब आप पूरी दुनिया की बात करते हैं और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से खास तौर पर देखें तो आप अगर कुछ देशों को देखते हैं तो उसमें भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सबसे करीब दिखाई देता है। और रूस यूक्रेन पर तो उन्होंने अपनी बात बोली दी है, रशिया को भी वो साधना चाहते हैं, चीन उनके कितने खिलाफ हैं ये सबको पता है, कनाडा को कैसे वो एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं ये भी सबको पता है। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में रशिया और उसमें भी रशिया और भारत में भी अगर किसी को चुनना हो तो भारत सबसे आगे दिखाई देता है, क्योंकि पुतिन को लेकर दुनिया के कई देशों में अलग अलग राय है, खासतौर पर यूक्रेन से युद्ध के बाद में। तो इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। रूस और यूक्रेन पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उन्होंने कहा युद्ध समाप्त होना ही चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी मौतें हुई हैं और ये महत्वपूर्ण उन्होंने बयान दिया है। बाइडेन पर उन्होंने हमला बोला, बाइडेन की गलती से ये युद्ध हुआ ये तक उन्होंने कहा है। तो कुल मिलाकर जो बात अभी संजीव जी से मैं कर रहा था उसी तरफ ये बयान भी दिखाई देता है। पूर्णिमा जी, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले अजीत, क्योंकि इसको कवर करते रहे हैं लगातार, वो बहुत सारे पहलुओं को जानते हैं। जब यहाँ से प्रधानमंत्री रवाना हुए तो उसके बाद किस तरह से भारतीय राजनीतिक गलियारों में इस को लेकर चर्चा थी। अजीत, अमेरिका के हिसाब से सोच रहा है और हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें सब हर देश अपने हित के बारे में सोचता है। जब अमेरिका अपने हित के बारे में सोच रहा है, भारत भी इसी तरह अपने हित के बारे में सोचता है। तो भारतीय हितों को आप कैसे देखते हैं अमेरिका के बदले हुए प्रशासन के लिहाज से या अपेक्षाओं के स्तर पर भी देखें, क्योंकि भारत का एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करना है, युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना है। इस दृष्टिकोण से अमेरिका के साथ रिश्ते और वर्तमान दौर में जो बातचीत होगी उसको कहाँ पाते हैं आप? बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए भारत के साथ अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पहले सामान्य नहीं थे। रिश्ते सामान्य होना शुरू हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी यहाँ पर दिल्ली में और बिल क्लिंटन की सरकार थी अमेरिका में। उसके बाद जब परमाणु विस्फोट किया गया, फिर पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया, तब अमेरिका में समझ में आया कि भारत दो मुल्कों से घिरा हुआ है जिनके पास परमाणु ताकतें हैं, खास करके चीन और पाकिस्तान। ऐसे में अमेरिका को समझ में आया, पहली बार उसे लगा कि नहीं, भारत की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, भारत का जो इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से भारत ने जो भी विस्फोट किया है वो उसे मतलब गलत नहीं ठहराया जा सकता। और वही जसवंत सिंह स्ट्रॉप टॉलबोट जो है वहाँ के विदेश मंत्री थे, उनकी बातचीत से नया रास्ता निकला और आज हम कह सकते हैं कि अमेरिका के बहुत करीब है इंडिया, हालांकि उसके कैंप में नहीं था पहले। जहां तक व्यापारिक रिश्ते की बात करें तो देखिए ढेर सारे इंडियंस वहां पर हैं और इतना आसान नहीं होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि भारत के खिलाफ कोई बड़ा डिसीजन ले सके, क्योंकि इस समय पहले वहां ज्यूज कम्युनिटी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होती थी। आज अगर अमेरिका में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई कम्युनिटी है तो वो इंडियन कम्युनिटी है। जो इंडियंस हैं वो सभी क्षेत्रों में, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर जगह भारतीय डोमिनेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत के खिलाफ इतना आसान रहेगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो जिस तरह से चाइना के खिलाफ, जिस तरह से मैक्सिको के खिलाफ, जिस तरह से कनाडा के खिलाफ टैरिफ ऐलान किया, भारत के लिए इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय चाइना है, इंडिया नहीं है। और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को साथ लेना ही पड़ेगा, ये अमेरिका की मजबूरी है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये कहना कि नहीं भारत के खिलाफ टैरिफ लगाया जाएगा, हार्ले डेविडसन पे पिछली बार जब राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप तो उन्होंने कहा था कि नहीं ये तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, पर आप एक पॉइंट को जो लेकर आए ना यहाँ सिटीजन की बात को,
वो बड़ा दिलचस्प है। पूर्णिमा जी थोड़ा प्रकाश डालेंगी क्योंकि इसी तरह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। पूर्णिमा जी, मैं देखता हूँ दुनिया में जहाँ जहाँ मैं भी जा पाया, जितना मैं देख पाया पर्सनली, और जैसे हम जानते हैं पत्रकारिता में रहते हुए पढ़ते लिखते, जितना चाइनीज जो है वो बड़े डोमिनेंट होते हैं कि मतलब वो आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सिंगापुर तो खैर है ही, वो तो जो लगभग चाइना का ही हिस्सा मान लीजिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, चाइनीज आबादी बड़े ज़बरदस्त तरीके से छाई रहती है दुनिया के किसी देश में चले जाएं। फिर ऐसे में कौन सी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत पावरफुल हो रही है? जैसे जूस की जो बात, यहूदियों की जो बात कही अभी अजीत जी ने, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी बात अलग है। वो एक्चुअली अगर चुनिंदा हैं, बहुत गिनती के हैं, तो वो ऐसी जगह पर ऐसा काम कर रहे हैं कि चाहे लेखन में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे व्यवसाय में हो, कोई उनकी जोड़ का नहीं मिलता। वो एकदम एक अलग ही कम्युनिटी देखने को मिलती है। इजराइल की ताकत भी वो देखने को मिलती है। क्या आप भारत और चाइना को इस लिहाज से अमेरिका में कंपेयर कर पाती हैं कि कौन सी कम्युनिटी कितनी हावी होती है और सचमुच कितने महत्वपूर्ण जगहों पर वो बैठी हुई है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं समझाती हूँ क्यों। बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन जो है अमेरिका में 1.1% लगभग है। ये पॉपुलेशन आप ये कंपेयर कर सकते हो जूस का पॉपुलेशन जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय था यूरोप में, वो आप हमारी इंडियन पॉपुलेशन अमेरिका में, इसीलिए मैं कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है अमेरिका में आज, वो एग्जैक्टली द सेम एज यूरोपियन जूस पॉपुलेशन बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। वहां पे जूस जो थे माइनॉरिटी में थे, माइक्रो माइनॉरिटी में थे, लेकिन उनके पास बिजनेसेस थे, उनके पास मैनेजमेंट थे, उनका एजुकेशन की बहुत अच्छे थे, वो सोसाइटी के हाई अर्नर्स में गिने जाते थे। अब जो इंडियन पॉपुलेशन है 1.1% है यहाँ पे, इन दिस कंट्री इन अमेरिका, वी आर इन द सेम बोट। इसीलिए हमारे ऊपर जो टारगेट हो रहा है, वो टारगेटेड एक एजेंडा चल रहा है इंडियन अमेरिकन के अगेंस्ट। अब सब कह रहे हैं कि हिंदूज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए, हिंदूज बड़े बड़े पोजीशन में हैं, हिंदूज अभी जो H1B वीजा के बारे में मैं बात कर रही थी, जो बात हो रही थी, जो कोर बेस है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और ट्रंप सपोर्टर्स की, वो एक्चुअली इतना एंटी इमिग्रेंट हो चुके हैं कि इंडियन जो मेरिट बेस की बात कर रहे थे उनके ऊपर भी वो लोग टारगेट कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने जब स्पेसिफिकरली खालिस्तान के बारे में बात करती हूँ कि अमेरिका के अंदर से जो एजेंडा चल रहा है डिस्टेबलाइजेशन की इंडिया की, वो जो हरमीत दिलन को आप जानते होंगे, वो सिविल डेप्यूटी एजी कुछ बनाया गया है उनको, बेसिकली इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो मैसिवली खालिस्तानी है और सपोर्ट करते हैं, और जो ट्रंप सपोर्टर बेस की जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो वर्कर्स है वो उनके साथ है। उनके कहना है कि वो दे नो बेटर हिस्ट्री ऑफ इंडिया देन हमारे जैसे लोग। हमें तो कुछ पता ही नहीं है बेसिकली। हम बेसिकली यहाँ पे आते हैं और इनकी जॉब्स लेते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आके इनकी जॉब्स चुराते हैं। ये जो एक इमेज बनाया गया है इंडियन अमेरिकन के ऊपर, ये बहुत ही भारी पड़ेगी इंडियंस के ऊपर। इवन द नेक्स्ट जनरेशन। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया पूर्णिमा जी, मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझूंगा, आप सभी से समझूंगा। ये आपने बिल्कुल नई बात मुझे बताई है कि यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी का डोमिनेंस बढ़ा, और डोमिनेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कि अपनी योग्यता साबित करके, यहूदियों ने भी यही किया।